जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय समाजशास्त्र तिमाही और छिमाही के लिए पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान किसी भी आप स्टेट से हैं तो आपके लिए ये कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये लेक्चर ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, ये है यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। आपके इसमें 23 प्रश्न होंगे, कुल 23 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। समय है 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 3 अंक, 1 अंक के जो होंगे आपके 32 क्वेश्चन होंगे। बाकी 2 नंबर वाले 10 प्रश्न होंगे, कुल होंगे 20 नंबर के। 4 प्रश्न होंगे 3 अंक वाले, कुल अंक 12 नंबर के होंगे। और 4 प्रश्न होंगे जो आपके 4 अंक के, कुल होंगे अंक 16। तो आइए यहाँ पे हम पहले सही विकल्प देखते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो यहाँ पे पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है जो 1976 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग माल्थस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम पे आता है चीन और दूसरे पे आता है भारत। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने कहा था? तो जाति एक बंद वर्ग है, तो यह मजूमदार साहब ने कहा था। और जाति एक बंद वर्ग है इसलिए कहा था क्योंकि यह जाति एक बंद वर्ग की तरह होती है। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर कोई भी गतिविधियां नहीं करता, जैसे कर सकता है, जैसे कि विवाह एक ऐसा बंधन है कि जो कि हमें अपनी ही जाति के अंतर्गत करना होता है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं कि जो हमें अपनी समाज या अपनी जाति के अंतर्गत ही रह के करना होता है, इसलिए उन्होंने इस वर्ग को इस जाति को बंद वर्ग कहा है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में सहकष्टी प्रथा पाई जाती है? तो ये सहकष्टी प्रथा खासी जनजाति में पाई जाती है। इसका और ये है आपके असम, मेघालय और मणिपुर जैसे क्षेत्र में, है ना, मणिपुर, इन प्रदेशों में ये खासी जनजाति पाई जाती है। और सहकष्टी प्रथा क्या होती है कि जब कोई महिला मतलब अपने पेट से होती है, गर्भ से होती है, तो उस समय पुरुष क्या करते हैं कि उतने ही वजन का लगभग पत्थर अपने पेट में बांध लेते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को कष्ट हो रहा है उसी प्रकार से वह पुरुष अपने आप को भी कष्ट देता है ना। तो ये सहकष्टी की प्रथा लगभग मतलब कि ये दोनों क्या हो मतलब कि बराबर के हिस्सेदार रहेंगे किसी भी मतलब जो है चीज़ में या कोई भी बात में, तो ये लोग क्या रहेंगे, बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, ऐसा कुछ माना जाता है। इन लोगों में ये प्रथा पाई जाती है। बाल विवाह विरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये बाल विवाह विरोध अधिनियम विरोध या निषेध अधिनियम, है ना, तो या निषेध अधिनियम, तो ये 1929 में, है ना, ये 1929 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जो है ये अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में लाया गया था। 1955 में। नेक्स्ट है, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है ना, एक सीखा हुआ व्यवहार है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून
तो घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए या उनको अधिकार दिलाने के लिए ये 2005 में, है ना, 2005 में यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक हैं। तो भारत में जाति और पुस्तक के जो लेखक हैं भारत में ये हैं जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, है ना। 73 व 74 संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% या इसको बोलेंगे 1/3, है ना, 1/3 क्या किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को पंचायती राज में, है ना। भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सन 1951 में किया गया था। 1951 में क्या है, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और लागू हुआ हमारा संविधान वो 1950 में है। और 1950 में ये हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद ये 1951 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन किया गया, हटाया गया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। भारत में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व परिदृश्य में कहा जाए, है ना, ये भारत के परिदृश्य में कही गई बात, अगर यही बात अगर वैश्विक परिदृश्य में कही जाए तो वैश्विक परिदृश्य में आते हैं बोरलॉग, है ना, नॉर्मन ई बोरलॉग आता है, उनका नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग, है ना। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ पे जो है सही जोड़ियाँ बनाना है। सामाजिक संस्था, तो विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था है। दहेज निरोधक अधिनियम कब लाया गया था, ये 1961 में लाया गया था, 61 में। पहला गैर सरकारी चैनल कौन सा है, ये जी.टी.वी. है, पहला गैर सरकारी चैनल जी.टी.वी. गौरा देवी का संबंध वो है चिपको आंदोलन से। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट अब बन गया है, चमोली पहले तहसील था, तो वहाँ से ये गौरा देवी हुई। तो पेड़ों को जब काटने के लिए लोग आए तो उन्होंने मतलब अपने को पेड़ से चिपका लिया कि ताकि जब पेड़ काटोगे तो हमको भी काटना पड़ेगा। इस तरीके से लोगों ने मुहिम चलाई। तो उसमें गौरा देवी थी, सुंदरलाल बहुगुणा, ऐसे मतलब 2-3 नाम आते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय में ये जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। और जजमानी व्यवस्था को आप जानते ही होंगे कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपना व्यवसाय करते थे और उसमें लेन देन नहीं चलता था, एक दूसरे को अपनी सेवाएं देना या देते थे, है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर, तो इन्होंने सोम प्रकाश नामक एक अखबार निकाला था, है ना। नेक्स्ट, अगर आप इनके क्वेश्चन के और अच्छे से अगर आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके और वहाँ पे विज़िट करें, और वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। एक वाक्य में उत्तर लिखो। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून कब से लागू किया गया। तो भारत सरकार द्वारा 1986 से 1986 से यह लागू किया गया। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो भारत में ये जो प्रचलित थी वो कौन सी, जमींदारी प्रथा। इसी का उन्मूलन 1991 में किया, जमींदारी प्रथा का, जमींदारी जो ये चलती थी प्रथा पहले से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी। प्रभु जाति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने, M.N. श्रीनिवास। और ये जो प्रभु जाति है डोमिनेटिंग कास्ट कहलाती है। ये वो होती है कि जिस क्षेत्र में उस जाति का जाति बहुल क्षेत्र होता है, जैसे कि हरियाणा में जाट, है ना,
और पंजाब में पंजाबी, सिंधी। तो ये जो एक निश्चित जो जाति रहती है उस क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में ये पाई जाती हैं। और इसी वजह से जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उतना ही क्या होता है, संसाधनों पे इनका आधिपत्य रहता है, इसलिए ये कैसी होती हैं, प्रभु जो जाति हो जाती है वहाँ की। औद्योगिक समाज नेक्स्ट है। औद्योगिक समाज में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? तो यहाँ पे औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। कैसे? औपचारिक, है ना, औपचारिक संबंध होते हैं, या इसी को बोलेंगे अवैयक्तिक। अवैयक्तिक, ये अवैयक्तिक संबंध होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, परिवार के मुखिया को कहा जाता है, तो परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है ना। परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। अब सत्य सत्य को पहचानिए। अब आपको यहाँ पे पहचानना है इनको। जैव की दृष्टि से पुरुष और महिला असमान हैं, तो ये असत्य है। कैसा है? असत्य है, क्योंकि पुरुष और महिला जैविक दृष्टि से दोनों ही समान हैं। अपनी ही जाति में किया गया विवाह अंतर्विवाह कहलाता है, ये सत्य है, क्योंकि अपनी ही अगर जाति से बाहर करते हैं तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं, और अपनी ही जाति में करेंगे तो वो अंतर्विवाह या अंतर्विवाह कहलाता है। मेले, त्योहार, रीति रिवाज एवं परंपराएं सभी भारतीय संस्कृति के अंग हैं, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ये जो भी मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो इनका हर एक का एक रीज़न होता है। जैसे मकर संक्रांति का तो एक त्यौहार होता है ना। तो गुड़ के लड्डू ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि गुड़ क्या करता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है, या उसकी तासीर होती है, गर्म होती है। तो वो गुड़ हम लोग सर्दियों में अधिक उपयोग करते हैं, ताकि हमारे शरीर को ठंड से बचाया जा सके, है ना। तो उसी समय ये लोहड़ी त्यौहार वगैरह है, ये मनाए जाते हैं, है ना। और रीति रिवाज जो होली है, दशहरा है, ये मुख्य रूप से ये हमारे त्यौहार कैसे हैं, परंपराओं में आधारित, मतलब भारतीय संस्कृति के ये मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या औद्योगिकरण केवल सकारात्मक होता है? असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है ना। क्योंकि ये औद्योगिकरण केवल सकारात्मक होता है, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नकारात्मक जितने इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही भयावह हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक साइड हम देखते हैं मोबाइल का उपयोग कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, तो हम इसका उपयोग तो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इसके जो मतलब जो बैड इफेक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर इससे रेडियो कार्बन, मतलब इसके निकलने वाली जो तरंगे हैं वो पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी इसने बहुत परेशानी मतलब खड़ी कर दी है। कैसे? लोग अभी ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, इससे मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, लोग चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगा है। ये अभी सर्वे में आया है ना, कि मोबाइल का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतनी ही आँखों को नुकसान पहुंचता है, उतना ही व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। और आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का ही कारण है ना। तो ये क्या है, केवल सकारात्मक नहीं होता है, इसके नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। क्योंकि जब जैसे मोबाइल बना या कोई भी वस्तु बनी है अभी, है ना, तो कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी बन रहे हैं, तो उनका जो रॉ मटेरियल है तो वो क्या हो रहा है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए संसाधन ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। और इसको कहाँ मतलब इसको डंप करें, मतलब ऐसे तो कहाँ पे इसको नष्ट करें, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे निकलने वाले जो मतलब जो औद्योगिक कचड़े को निपटाने की भी बहुत बड़ी समस्या है। नदियों में फेंक देते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण के कारण। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन पर आया जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसको अच्छे से पहले समझना चाहिए। सामाजिक आंदोलन पर आया जनहित के मामले में परिवर्तन, है ना, सामाजिक आंदोलन पर आया जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है ना। तो ये कैसा है, ये आपका सत्य है, क्योंकि जो भी सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं तो जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं, है ना। कोई भी ऐसा मतलब जो आंदोलन नहीं होगा जिसमें परिवर्तन नहीं चाहते हो। क्योंकि व्यक्ति परिवर्तन चाहता है तभी तो व्यक्ति क्या करता है, अपने हक की मांग करता है, तभी वह आंदोलन में आता है परिवर्तन लाने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन झारखंड की जनजाति से संबंधित है। तो ये सत्य है, क्योंकि बिरसा मुंडा एक व्यक्ति हैं और जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित हैं ये,
है ना। तो मुंडा जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति है और ये वहीं से बिलोंग करते थे, बिरसा मुंडा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? तो आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बता दें कि जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है तो ये क्या है कि इन्होंने कहा था कि जनसंख्या है वो कैसी बढ़ रही है, जनसंख्या है वो गुणोत्तर वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, है ना। गुणा की स्पीड से 2 × 2, है ना, गुणे मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये गुणित रूप में बढ़ रही है। और जबकि भोजन है, भोजन, है ना, भोजन है जो वो बढ़ रहा है 2+2+2+2, है ना। तो 2 4 6 8 इस तरीके से यहाँ पे हुए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16, तो मतलब इसके क्या है जस्ट डबल, यानी जितने जनसंख्या बढ़ रही है कंज्यूम करने के लिए उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, है ना। मतलब उतने खाने की व्यवस्था नहीं है लोगों के लिए, है ना। तो ये कहा है इन्होंने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में अपने में। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष लिंगानुपात क्या है? तो स्त्री और पुरुष का जो लिंगानुपात है, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को ही क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में जनजाति की विशेषताएं क्या हैं? तो देखो, जनजाति की विशेषताएं किसी भी क्षेत्र की या विशेषताएं होती हैं तो पहली तो यही है कि इनका एक निश्चित स्थान होता है ना, निश्चित स्थान होता है ना। इनकी जनसंख्या भी कम होती है और इनका अपनी संस्कृति होती है, अपनी संस्कृति होती है ना। और इनकी अपनी संस्कृति होती है, इनका खान पान कल्चर, इनका सब कुछ अपना होता है। तो ये इनकी जो है विशेषताएं दो लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वंचित समूह किसे कहते हैं? तो वंचित समूह भारतीय समाज में जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपने जो निश्चित जो समाज का ढांचा है उससे क्या होते हैं, उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है और ये उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। जैसे भारतीय समाज में ऊंच नीच, बुराइयों के शिकार हुए लोग, है ना, सामाजिक दृष्टि से भी ये क्या हुए, वंचित रहे। जैसे अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना। तो इनके जो लोग रहे हैं तो इनको हमेशा समाज ने कैसा इनको नकारा है या इनको कह दिया है कि ये आप छोटे हो या आप लोग मतलब निकृष्ट हो। तो इसलिए इनको क्या किया है, समाज से एक हिसाब से इनको दूर कर दिया गया। इसलिए आज क्या है, ये वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। और कुछ इसमें पिछड़ी जातियाँ भी आती हैं, है ना। पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं? यहाँ पे है नेक्स्ट है 10वां, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म को मुख्य रूप से प्रमुखता नहीं देना, है ना। क्योंकि सभी धर्मों के लिए भारत का संविधान जो है समान रूप से आदर करता है, समान रूप से विचार, है ना, रखता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, पंथ निरपेक्ष। किसी भी एक पक्ष के नहीं, पक्षकार नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, मतलब सभी धर्म इनके लिए क्या है, समान है, निरपेक्ष है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान, तो क्षेत्रवाद की समस्या के लिए जो समाधान है मुख्य रूप से तो यही है कि हमें जो जितने भी क्षेत्र हैं मतलब जितने भी क्षेत्र हैं तो सभी लोगों के लिए, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए समान आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए, है ना। तो आर्थिक सुविधाएं इनको, है ना, मुहैया करा देनी चाहिए ताकि इनमें कोई प्रतिस्पर्धा ना बढ़े, है ना, कोई भी ऐसी भावना ही ना आए, दुर्भावना ही ना आए, है ना। और जहाँ तक कि संभव हो सके तो उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक समरसता बनी रहती है ना। भाषा संबंधी झगड़ों को शीघ्रता से हल ढूंढ लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे यही होता है कि जो हिंदी भाषी हैं तो वो कहते हैं हम हिंदी भाषी, कोई तमिल है तो हम तमिल हैं, है ना, कोई बांग्ला है तो भाई हम बांग्लादेशी हैं, मतलब वो बांग्ला के हैं, है ना, कोई हम भोजपुरी हैं। तो ये सबको, कोई पंजाबी है तो सबको लगता है कि हम मतलब हमारा वर्चस्व होना चाहिए। तो इस चीज़ को, समस्या को समाधान इसी से ही हो सकता है, यानी, है ना। औद्योगिकरण क्या है? ये औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना ही क्या है, औद्योगिकरण है ना। सामाजिक परिवर्तन, समाज में हो रहे परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? समाज में हो रहे परिवर्तन, जैसे
आज से करीब 20-25 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, है ना। तो संचार में कितने परिवर्तन आया है, आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले हम लोग डाक तारों के माध्यम से भेजते थे, किसी को खत भेजना है, मतलब कोई सूचना भेजनी है तो वो तार के माध्यम से जाती थी। आज के समय में क्या है, मोबाइल तुरंत लगाया पहुंच गया फ़ोन, है ना, तो उनसे बात हो गई। तो ये क्या है, परिवर्तन ही है। समाज में पहले रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और इनमें जकड़े हुए थे, लेकिन क्या है, आज हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है और इसकी वजह से हम क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं और हमने क्या किया, अपने विचारों में परिवर्तन लाए और इसी को ही क्या बोलेंगे, सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे। विनिवेश क्या है, मतलब कि हमने कहीं पे निवेश किया है, मान के चलो, है ना, हमने कहीं 100 रुपये हमने निवेश किया है किसी भी जगह, है ना, और उसमें हम क्या करें कि हम उससे पैसा वापस ले लें, रिटर्न कर लें अपना, हमको नहीं लगाना है, तो उसी को क्या बोलेंगे, विनिवेश। पहले निवेश और निवेश के बाद फिर विनिवेश, यानी उसको मतलब विनिवेश का मतलब उसके पैसे वापस ले लेना, है ना, या उसके अपना जितना भी हिस्सा है हिस्सेदारी ख़त्म कर लेना। तालाबंदी, तालाबंदी से आप क्या समझते हैं, तालाबंदी तब की जाती है जब किसी को अपने अधिकारों से उनको अधिकार नहीं मिलते हैं, या उनके जितना वो पैसा चाहते हैं या जितना कि वो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा नहीं मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लोग कंपनी में काम करना बंद कर देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, तालाबंदी बोलेंगे, है ना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब जनसंख्या वृद्धि के तो बहुत सारे कारण हैं, है ना, अशिक्षा है ना, अशिक्षा है ना, और भी बहुत सारे, है ना, और भाग्यवादी दृष्टिकोण, है ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है। तो जनसंख्या वृद्धि में, है ना, तो अशिक्षा तो पहली बात तो है ही है ना। दूसरा ये है कि भाग्यवादी दृष्टिकोण, लोग सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है ना। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, जो कि अभी हमने बताया था, है ना, जनसंख्या है वो गुणोत्तर बढ़ रही है और धनात्मक दृष्टि से क्या हो रहे हैं, भोजन संबंधी या ये मतलब साधन बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता क्या है, संस्कृति में क्या विविधता है ना, तो सांस्कृतिक विविधता, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना गया, भारत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब इस तरीके से जो क्वेश्चन है आप लोग अभी यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें और, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और अगर इनके क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए हैं तो हमारे चैनल पे अन्य वीडियोस, अन्य लेक्चर वगैरह पड़े हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनको सर्च कीजिए और वहाँ पे आप लोग देख लें, है ना। इनके क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से हमने समझाए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।